सोचिए, एक देश जहां लोग थक चुके हो महंगाई से, भ्रष्टाचार से, अनएम्प्लॉयमेंट से और रोज के झूठ से। याद कीजिए साल 2014 से पहले का भारत, जहां हर रोज टीवी पर नए नए घोटाले सुनने को मिलते थे। कभी 2G स्कैम, तो कभी कोल स्कैम, तो कभी कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। जहां टीवी पर रोज नए नए घोटाले दिखाए जाते थे। और इसी बीच एक आवाज उठी, एक लाइन उतरी लोगों के दिल में, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि ये एक उम्मीद थी। गुस्सा था लोगों के दिल में पिछली सरकार के खिलाफ, रोज रोज के हो रहे इन घोटालों के खिलाफ, और कहीं न कहीं दिल में एक छोटा सा सपना। तभी नरेंद्र मोदी सीएम से एक पीएम कैंडिडेट बनते हैं। तब उन्होंने लोगों से कहा कि सरकार भले ही छोटी होगी, लेकिन गवर्नेंस स्ट्रांग होगा, देश तेज चलेगा और देश तेजी से तरक्की करेगी। और इससे भी बड़ा एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। तब देश ने भरोसा दिया और साल 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी सीएम से प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अच्छे दिन आए, और अगर आए तो किसके? हाईवेज बने, एयरपोर्ट्स बनी, ये सच है, पर साथ ही महंगाई भी बढ़ी। मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा और सेविंग पर प्रेशर आने लगे। इस पर गवर्नमेंट कहती है कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होती है, पर हर आम आदमी ये पूछता है कि प्रोसेस में जिंदगी क्यों फंस गई? क्या अच्छे दिन एक प्रॉमिस था? सवाल आज भी जिंदा है। अच्छे दिन का डिफिनेशन क्या है? 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे प्रधानमंत्री एक डिसीजन लेते हैं, जिसका असर देश के हर एक जेब पे पड़ना था। टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐलान करते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद, जिससे पूरा देश शॉक था। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, हॉस्पिटल में कैश नहीं थे और डेली वेजेस वर्कर्स घर बैठने लगे। तब गवर्नमेंट ने साफ शब्दों में कहा कि काला धन खत्म होगा, टेरर फंडिंग रुकेगी और डिजिटल इंडिया आएगा, जिस वजह से लगभग 500 और 1000 के सारे नोट वापस आ गए। पर फिर धीरे धीरे ये सवाल उठने लगी, काला धन था कहाँ? जिसके लिए सेक्रीफाइस किया गया, क्या वो मिला? जवाब है नहीं। जिस पर सरकार कहती है कि सिस्टम साफ हुआ है, लेकिन वही अपोजिशन का कहना है कि इस नोटबंदी की वजह से इकोनॉमी स्लो हुई है। भले ही नोटबंदी का डिसीजन बड़ा था, पर प्लानिंग अधूरी थी। और डिमोनेटाइजेशन एक इकोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट था जिसका बिल आम आदमी ने चुकाया। लेकिन 2014 में एक वादा बार बार सुनाया गया, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, जो लाइन युवाओं के लिए एक होप थी। पर आज वही युवा एग्जाम कैंसिल होने के कारण सड़कों पर आ खड़े हैं। आए दिन मीडिया में पेपर लीक की खबरें आती है और अब गवर्नमेंट कहती है कि हमें स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना है, मुद्रा लोन को बढ़ाना है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। पर सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि स्टार्टअप सभी नहीं खोल सकते? और सरकारी नौकरी के सपने देखने कब से गलत हो गए? PLFS के रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेजुएट युवाएं बेरोजगारी से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं। सच तो ये है कि इकोनॉमी भले ही बढ़ी हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब्स नहीं बढ़ी। नौकरी सिर्फ इनकम नहीं होती, बल्कि ये एक डिग्निटी होती है, और जब डिग्निटी चली जाती है तब गुस्सा जन्म लेता है। किसान देश के रीढ़ है, ये लाइन कितनी सुंदर है, पर 2020 में रीढ़ ही सड़क पर बैठ गई, सिर्फ एक नए कानून से। MSP गवर्नमेंट बोलती रही कि फ्रीडम मिलेंगे, मार्केट खुलेगी, लेकिन किसानों का कहना था कि MSP क्या है और इसके ऊपर कॉर्पोरेट्स का कंट्रोल क्यों है, जिस वजह से देखते ही देखते दिल्ली बॉर्डर पर लाखों ट्रैक्टर जमा हो गए और किसानों का एक ही नारा था, दिल्ली चलो, जिस वजह से सरकार को किसानों पर लाठियां और आंसू गैस तक बरसाने पड़ गए थे, जिस वजह से पूरा देश 2 हिस्सों में बट गया था, एक जो किसानों के साथ थी और दूसरा जो सरकार के साथ थी। और देश को 2 हिस्सों में बांटने का रोल मीडिया का था। और फिर पीएम का अनाउंसमेंट होता है कि कानून को वापस लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये पॉलिसी कोई रोल बैक नहीं था, बल्कि एक मैसेज था कि जब लोग एकजुट होते हैं तो सरकार को सुननी पड़ती है। फिर आता है साल 2019, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं, जिसके बाद कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, जो कि एक हिस्टोरिकल जजमेंट थी, और सदियों से चल रहे स्पेशल एक्ट को खत्म कर दिया गया। और इसके बाद आया CAA और NRC, जिसकी वजह से पूरे एक समुदाय को रोड पर आनी पड़ी थी, और इसी वजह से हमें शाहीन बाग देखने को मिले थे। साथ ही दिल्ली दंगे की शुरुआत भी इसी पल के बाद से हुई थी। CAA और NRC पर गवर्नमेंट का कहना था कि किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, लेकिन लोगों के अंदर एक डर था, पेपर दिखाना पड़ेगा और सिटीजनशिप प्रूफ करनी होगी। लेकिन इस पर सवाल ये बनता है कि क्या कानून बनाना ही काफी है या फिर लोगों का भरोसा भी जीतना पड़ता है? सरकार ने बड़े बड़े वेलफेयर स्कीम चलाए, जैसे उज्जवल गैस योजना, आयुष्मान हेल्थ कार्ड और इंदिरा आवास। ये एक अचीवमेंट है बिना किसी शक के। लेकिन सवाल ये है कि गैस की रिफिलिंग इतनी महंगी क्यों? गैस क्यों इतने महंगे मिलते हैं? और क्यों बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आयुष्मान हेल्थ कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते? स्कीम अनाउंस करना तो आसान है, लेकिन स्कीम चलाना नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमेशा पोस्टर से अलग
होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट। लेकिन अगर इलेक्शन में पैसा छुप कर आए और अगर पॉलिटिकल फंडिंग अंधेरे में हो तो सवाल उठता है, क्या हम सच में डेमोक्रेसी में जी रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो साल 2019 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। कोई भी इंडिविजुअल और कंपनी SBI से ये बॉन्ड खरीद सकती थी और उसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी, जिससे बॉन्ड का पैसा पार्टी के अकाउंट में चला जाता था। लेकिन एक चीज पब्लिक को कभी नहीं बताई गई, उस डोनर का नाम। गवर्नमेंट का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ब्लैक मनी को खत्म करेंगे, जिसका लॉजिक ये दिया गया कि कैश डोनेशन बंद होगा और बैंकिंग सिस्टम से पैसा आएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसा व्हाइट है तो डोनर का नाम ब्लैक क्यों? ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ बैंकिंग चैनल नहीं होता, बल्कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पब्लिक को पता होना। पहले कंपनी को बताना पड़ता था कि किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया, पर इलेक्टोरल बॉन्ड से सिर्फ दो लोग सब जानते थे, डोनर और गवर्नमेंट, और पब्लिक अंधेरे में थी। लेकिन फिर साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर बंद कर दिया। ये वीडियो आपको किसी को वोट देने को नहीं कहती, ये सिर्फ आपसे एक चीज कहती है, सवाल पूछो और सच से समझौता मत करो।